गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। आज हम अपनी क्लास 7th का चैप्टर 15 नीलकंठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। ठीक है, बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने आरंभ किया, उन्होंने बोलना शुरू किया। सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कहा, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कामबख्त रोज़गार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण जो उन्होंने हाथ का संकेत किया उसके अनुसार उसका पीछे पीछे करते हुए उनकी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। ठीक है, मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चल जा रही थी। इंसान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहाँ भाई, जरा सोच तो। अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके आस्ता पछताकर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे, मुनासिब ठीक समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देखकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। तो कहते जब उनने वो जो पिंजरा था वो कार में रखा तो वो जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। वो जो पशु पक्षी थे वो छटपटाने से लगे। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठग जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। और प्रश्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? है तो पक्षी ही ना। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार में कुछ यत्न में कुछ विशेषता थी। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रख खोला, फिर 2 कटोरे में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते, इधर उधर घूमते थे और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते, सो जाते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरे मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आवभुर्ती होने लगती। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। ये बोलती है लेखिका। खुला रहने पर चित्र इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उनके शोध का क्या परिणाम होता है यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए आस्वाह ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, वो कहते हैं जब उनका कमरा जो चिड़िया खाने जैसा होने लगा, तो मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वाले में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा कि नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक होता है।
लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ठीक है, बड़े खरगोश। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगा। तोता मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगा। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तिल्ली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बमकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रिनी की नीलाभ धूती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में छुप चाही तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। तो ये बोलते हैं फिर क्या कहते हैं, पंच पूंछ जो है पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीपित हो उठे। ठीक है, पहले वो क्या हुए, पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट हुआ, मतलब सफ़ेदी और सफ़ेद रंग आया। और फिर पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पर क्या हो गए, इंद्रधनुषी रंग आए, मतलब रंग बिरंगे रंग सहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित किया और उनके पैरों में एक नई गति आ गई थी। गर्दन ऊंची कर देखना विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना, यदि क्रियाओं में जो सुकुरात्मा और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। वो कहते हैं कि उनका गर्दन ऊंची करना, फिर क्या नीचे करके दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना, ये क्रियात्मा का सौंदर्य तो इंसान देख के ही उसका अनुभव कर सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। ठीक है, तो कहते हैं और गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। आप किसी की भी गति का चित्र कैसे आंक सकते हैं। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप धाही गर्दन, हवा में चंचल कलिंगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। तो कहते हैं मोरनी का जो विकास था मोर के समान तो नहीं था, मतलब इतनी जल्दी नहीं हुआ, परंतु उसकी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी, मतलब अच्छा उसका अच्छा पार्टनर हो गया था उसका। ठीक है, मतलब अच्छा साथी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रख गया नीलकंठ। अब नीले रंग के कारण उसका क्या रखा, नाम नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम क्या हो गया, नामकरण हुआ राधा। ठीक है, अब मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उसे उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता था और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चुंचू से प्रहार उसे दंड देने दौड़ता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आंत्र क्रंदन ना करने लगे उन्हें अधर में लटकाए रखता। जो क्या करता था, खरगोश के छोटे बच्चों को अपनी चोंच से उठा लेता था और सबका क्या बनना था, वो सेनापति और रक्षक बना था। ठीक है, कौन बना था, मोर। ठीक है, और मोर का नाम क्या था, नीलकंठ, और उसके जो उसी की छाया होने के कारण मोरनी का नाम क्या बना था, राधा। तो अब क्या बोला है कि हाँ, तो अब खरगोश के छोटे छोटे बच्चों को अपनी चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था। ठीक है, जो कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था, मतलब उसके कान छिल जाते थे, पर वे कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था।
मतलब जैसे वो उनको दंड देता था उसी प्रकार उनके लिए उसका प्यार भी काफ़ी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता था और वे सब उसकी लंबी पूँछ और सघन पंखों में जुआ जुओल सा खेलते, ठीक है, छुआ छुओल खेलते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। जब जीव जंतु भागकर इधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया था, ठीक है। तो क्या हुआ, निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को सुनाई दे। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में क्या करता सो रहा था। उसकी चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर को, उस धीमे स्वर की व्यथा, उसकी बेचैनी, उसकी परेशानी पहचानी और वो पूछ पंख समेटकर सर के एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया कि सांप के फन पर चोट मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोट से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पंकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकला तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। मतलब वो काफ़ी घबरा गया था। क्या राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना और सब और प्रसारित कर दी थी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के दो चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे उसे उष्टता देता रहा। तो नीलकंठ ने क्या करा, सांप से उसे बचाया, ठीक है। किसको बचाया, खरगोश के बच्चे को। तो इससे पता चलता है कि वो उससे कितना प्यार करता था। किससे वो खरगोश के बच्चों से, ठीक है। कार्तिकार्य ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना, तो अब रात भर उसके पंखों को नीचे उष्णता देता रहा, ठीक है। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। मयूर काला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है। इसी से बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है, ठीक है। किसका, बाण चील का। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघा की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडाल कर बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य स्थान पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद था। वह नित्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं रंग पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडाल कर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी। जिस नुकीली पैनी चोट से भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने इतनी कोमलता से हौले हौले उठाकर रखता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, ठीक है। वसंत से जब आम के वृक्ष सुनहली मंजीरों से लद जाते थे तो अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था। तब जाली घर में वह इतना अस्थिर होता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा थी, ठीक है। मेघों की उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केक की गूंज अनगूंज तीव्र से तीव्रतर होती जाती थी। मतलब उनकी गूंज और तेज होती जाती थी, मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता था
और फिर जैसे ही बारिश होती थी मतलब वो नृत्य करता था, और मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की झिमझिमाहट जितनी तीव्र होती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना अधिक होता था और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र मंद्रतर होता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं टपकने वाली बूंदों को चोट से पी पीकर पीकर पंखों का गीलापन दूर करता। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुणा थी। एक दिन मुझे किसी कार्य से कहाँ जाना पड़ा, नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और ढोर से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मुंह से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। कि भाषण मील फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़िया मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती हैं। आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। चांद कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरम्मती और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलती रही। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच मार मारकर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसके बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिन्हें वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चला कुब्जा ने चोंच मारकर राधा के ढकेल लिया और फिर अंडे फोड़कर टूट जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। इस कला कोलाहल में उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारा नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की की शेड पर छिपा। मेरा दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडाल कर बनाकर खड़ा हो जाता। उसकी चोंच में थकावट और आंखों में एक शून्यता थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं आशा करती थी कि थोड़े दिन बाद सबके मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा, पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों पर छिपा कर बैठता था। मैं पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब नहीं मिल सकता है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी का चोट चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेट कर उसके संगम ले आई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के साथ तरंगित हो उठा। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष सी कई दिनों कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में प्राय जाली का दरवाजा खुलते बाहर निकल आती थी और आम, औशक, कच्चा अनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती। एक दिन आम से उतरी ही कि कजली अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया, परमित कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रवृत्ति की विभिन्नता का जो परिचय दिया, मेरे लिए विशेष मित्र प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, मतलब बादलों से भर जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रही। महादेवी वर्मा ने ये लिखा है पाठ। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं। मोर मोरनी के नाम पर किस आधार पर रखे गए हैं। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। देखिए, मोर मोरनी के नाम प्रश्न अभ्यास। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। देखिए,
मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, जबकि मोरनी मोर के साथ रहती थी तो उसका नाम राधा रखा गया। अब क्या है, जाली के बड़े घर में पहुंचते मोर पर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत किया गया। मोर के सेवकों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता था। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कातर में बैठकर उन्हें छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोत एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगा। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन महादेवी को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छों जैसे पंखों को मंडला कर क्या करना बनाकर तन में नृत्य करना, महादेवी के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना, महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े होना। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है। इस आनंदोत्सव में की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक अधमरी मोरनी खरीदी और उसे घर ले आई। उसका नाम कुब्जा रखा। उसे नीलकंठ और राधा का साथ रहना नहीं भाया। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, जबकि नीलकंठ दूर से दूर भागता। कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़कर बिखेर दिए। इससे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, क्योंकि राधा से दूरी बढ़ गई। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कल्लोल मचाया कि बेचारे नीलकंठ का अंत हो गया। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। जब वसंत ऋतु में आम के वृक्ष सुनहली मंजीरियों से लद जाते और अशोक के वृक्ष नए पत्ते में बग जाते थे, तब नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो जाता था। वह वसंत ऋतु में किसी घर से बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, तब उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। अब क्या जालीघर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा क्यों संभव नहीं हो पाया। जालीघर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता करना नहीं चाहती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वह और किसी को उसके पास नहीं जाने देती थी, और न किसी को उसके देखते ही वह चोंच मारना शुरू कर देती थी। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया, इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विस्तृत उल्लेख कीजिए। देखिए, एक बार एक सांप जालीघर में भीतर आ गया था। तब सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए थे। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे ची ची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी व्यथा सुनी तो वह अपने पंख समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली हो खरगोश का बच्चा मुख से निकल गया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। ठीक है, इसके आधार पर नीलकंठ की क्या विशेषता, सतर्कता। जालीघर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसे खरगोश की कराह सुनकर यह शक हो गया कि प्राणी कष्ट में है। वीरता, नीलकंठ वीर प्राणी है। ठीक है, वीर प्राणी। उसने अकेले सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया। कुशल संरक्षण, खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने सिद्ध कर दी कि वह कुशल संरक्षक है। उसके संरक्षण में किसी प्राणी को कोई भय नहीं। निबंध से आगे ये आपको करना है। यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषता होती है, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। वर्ष ऋतु में जब आकाश में बादल घिर जाते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास करना है आपको। पुस्तकालय से ऐसी कहानियों, कविताओं या गीतों को खोजकर पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने में संबंधित हो। अनुमान और कल्पनाएं आपको अपने अनुमान और कल्पना के आधार पर करना है। भाषा की बात हम देखते हैं। भाषा की बात में क्या है, रूप शब्द, क्या बोला इसमें, रूप शब्द से कुरूप शब्द बहुरूप आदि बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे गए शब्दों के अन्य शब्द बनाने हैं आपको। गंध, सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन, रंग, बेरंग, रंगीला, नौरंग, फल, सफल, फलदार, फलित, ज्ञान, अज्ञान, ज्ञानवान, अज्ञानी। ठीक है, अब विस्मयाभूति शब्द विस्मय और अभूति दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभूति के अ के मिलने से या होता है। अ आदि वर्ण है। ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त है। व्यंजन वर्णों में इनके योगी को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे क, क इत्यादि। अ की मात्रा
के जुड़ने से आप परिचित हैं। आ की भांति किसी शब्दों में आ को, बड़ा आ को भी जुड़ने से आकार की मात्रा ही लगती है। जैसे मंडल आकार जोड़ने पर मंडल और आकार की संधि करने पर मंडलाकार शब्द बनता है और मंडलाकार विग्रह को तोड़ने पर मंडल और आकार दोनों अलग होते हैं। नीचे गए शब्दों की संधि विग्रह कीजिए। नील आब, नीलाभ संधि विग्रह करनी है ना, तो उत्तर क्या है? संधि नील प्लस आब करके नीलाभ बन जाएगा, है ना। नील प्लस धन आब करके क्या बनेगा? नीलाभ, है ना। और सिंहासन, सिंह प्लस आसन, ये हो गया इसका धन, सॉरी ये है इसकी संधि विग्रह है, ठीक है। इसका ये विग्रह है, ये संधि थी। नवांगतुक, नव वांगतुक ये बन गया। और ये मघोच्छन, इसके मेघ प्लस धन आच्छन्न ये हो गया, ठीक है। कुछ करने को आपको कुछ करने के लिए दिया है। तो चलिए पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में